बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 2 का ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। आप रिकॉल करें कि जो क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 कवर किया था उसमें मैंने आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। प्लीज़ रिकॉल करें कि हमारे पास कीवर्ड्स दो किस्म के होते हैं। कुछ कीवर्ड्स हमारे पास सिर्फ जो हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, जबकि कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो कीवर्ड्स होने के साथ साथ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। ये बात हमने लास्ट टाइम बड़ी क्लियरली डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने ये देखा था कि वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन की जा सकती है और कौन से वेरिएबल्स जब उनको डिक्लेयर करते हैं तो वो लीगल होते हैं, और कौन से वेरिएबल में कौन सी डिक्लेरेशंस जो है वो अलाउड नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल से पहले कोई नंबर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, या पहले आप उससे अंडरस्कोर नहीं लगा सकते। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करना है बहुत आसान होता है अगर मैं स्पाइडर में। प्लीज़ याद रखिएगा कि जब मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के अंदर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ तो आप अपने कंपाइलर को जो है वो साथ ऑन रखें और आप रन टाइम के ऊपर कोड को ज़रूर चलाएं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो और आप लोगों को सही तरीके से चीज़ समझ भी आए। आप वीडियो को बीच में बार बार जो है थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप वही चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका बहुत ब्रीफ था, बहुत बहुत आसान भी था। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक्स इज़ इक्वल टू इंटीजर, और उसके बाद हम इसको वैल्यू देते हैं। देन वी हैव वाई इज़ इक्वल टू फ्लोट, और हम इसको वैल्यू देते हैं 3.2। एंड देन वी हैव जेड इज़ इक्वल टू एस टी आर, हम लोग स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, और हम इसको वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। तो ये मैंने आपको तरीका बताया था कि वैल्यू वेरिएबल को कैसे असाइन की जाती है। और याद रखिएगा कि जब भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जा रही हो आपने डेटा टाइप हमेशा उसके साथ लिखनी है। जब हम ये काम करेंगे तो आप रिकॉल करें कि वेरिएबल एक्सप्लोरर के अंदर ये वैल्यूज़ हमारे पास क्रिएट हो जाएंगी। थोनी पाइथन जो स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी ये वैल्यूज़ मेमोरी में नज़र आएंगी। उसके अलावा हम लोगों ने इंपॉर्टेंट काम ये भी किया था कि हमने प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना सीखा था। याद रखें कि मैं प्रिंट को हमेशा फंक्शन बुलाता हूँ, क्योंकि प्रिंट कीवर्ड होने के साथ साथ बिल्ट इन फंक्शन भी है, क्योंकि इसको रन होने के लिए वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। प्लीज़ रिमेंबर कि हम लोग हमेशा जो भी वैल्यूज़ हमने प्रिंट करनी होती है उसको प्रिंट करने से पहले हम एक कॉमा से सेपरेट करते हैं। अगर मैं स्क्रीन पे कोई मैसेज भी डिस्प्ले कराऊँ तो मुझे यही करना पड़ेगा, पहले हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है और मेरे पास स्क्रीन के ऊपर वेरिएबल एक्स की वैल्यू प्रिंट हुई है जो कि 3 है, वाई की वैल्यू प्रिंट हुई है जो कि 3.2 है, और उसके बाद जेड की वैल्यू प्रिंट हुई है जो कि एक स्ट्रिंग था, दैट वाज पाकिस्तान। उसके अलावा आप सिंपल मैसेजेस भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, और आप फिर दोबारा देख रहे हैं कि मैं इसको कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो भी मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी जैसे कि एक्स वो मैंने प्रिंट करवाई और मेरे पास स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट प्रिंट हो गया। एक चीज़ काइंडली याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स नॉर्मली एक मिस्टेक करते हैं, और वो ये होती है कि यहाँ पे आप स्मॉल एक्स इस्तेमाल करें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे गलती से कैपिटल एक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्लीज़ रिमेंबर कि स्मॉल एक्स लोअर केस है या स्मॉल लेटर है, और कैपिटल एक्स अपर केस है या कैपिटल लेटर है। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए लिखूँ और यहाँ पे मैं कैपिटल ए प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो ये गलत है, क्योंकि वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर कराया है वो स्मॉल लेटर के साथ कराया और मैं प्रिंट में कैपिटल लेटर करा रहा हूँ, जबकि ये कैपिटल ए के साथ मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ही नहीं है। तो इसलिए जब आप इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराएं तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप याद रखें कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाया था कि प्रिंट फंक्शन के साथ हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, जो कि ब्रीफली मैं बता देता हूँ। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो, और मैं इसको डबल एफस्ट्रॉफी या जो है एफस्ट्रॉफी के बीच में रखता हूँ, एंड देन वी हैव वर्ल्ड। तो अब याद करें कि मैंने एक तो आपको सेपरेटर कमांड बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप सेपरेटर कमांड के ज़रिए दो स्ट्रिंग्स को बेसिकली सेपरेट कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने इनके बीच में स्टैटिक लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास रिजल्ट में भी सेंटर में स्टैटिक आया है। सिमिलरली आप न्यू लाइन की कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल \n। तो \n से क्या होता है, आप देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड के आगे स्ट्रिंग है वो न्यू लाइन में चला गया। क्योंकि मैंने सेपरेटर कमांड यूज़ की इसलिए उसने न्यू लाइन वाली कमांड भी अप्लाई की, जिसकी वजह से ये लेटर वर्ल्ड जो है ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया है, और सेपरेटर कमांड की वजह से जो हेलो और वर्ल्ड जो है वो स्टैटिक से सेपरेट भी हुए हैं। और उसके अलावा
हम लोगों ने ये भी देखा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान और मैं अब आपको एक लास्ट जो है कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, डेट वाज एंड इक्वल। तो आप याद करें कि एंड इक्वल क्या करता है कि ये प्रीवियस लाइन को ज्वाइन करता है, जो कि हमारे पास ये प्रीवियस लाइन है, ये इसको ज्वाइन करेगा नेक्स्ट लाइन के साथ, और ज्वाइन भी उसको उस करैक्टर से या उस नंबर से या जो भी आप यहाँ लिखेंगे करेगा जो आपने यहाँ लिखा होगा। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो रिजॉइन भी इसको एक खाली स्पेस के साथ करेगा। तो एंड इक्वल कमांड हमारे पास इस्तेमाल होती है प्रीवियस और नेक्स्ट लाइन को आपस में ज्वाइन करने के लिए। एंड दैट वाज इट। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जो कि लास्ट लेक्चर में हमारे पास रह भी गया था, उसके अलावा मैं जल्दी से टाइप कास्टिंग के बारे में भी ब्रीफली बता देता हूँ। आप याद रखें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू इंटीजर 3.2 लिखता हूँ तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने बेशक वैल्यू 3.2 दी है, लेकिन स्टिल जो वो वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं पहले यहाँ से मेमोरी को मैं क्लियर कर देता हूँ। प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी आप कोड को चलाएं तो आप मेमोरी को क्लियर करें, ताकि जो प्रीवियस डाटा है वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस डाटा आपका रिमूव हो जाएगा, और आप जब नया वेरिएबल क्रिएट कराएंगे तो मेमोरी में नई वैल्यू के साथ वो क्रिएट होगा। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेमोरी में जो वैल्यू क्रिएट हुई है वो इंटीजर डाटा टाइप के साथ क्रिएट हुई है, जबकि जो मैंने गिवन वैल्यू थी वो मेरे पास फ्लोट थी, लेकिन मेमोरी में जो क्रिएट हुई है वो 3.2 की जगह 3 स्टोर हुई है, विच मीन्स के वैल्यू कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर जी, इंटीजर में। इसको हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली मैं इसको वैल्यू को फ्लोट करवा सकता था, अगर मैं इंटीजर दूं तो मेरे पास वैल्यू इंटीजर है, लेकिन जब वो रन होगा कोड तो वो मेरे पास फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली मैं इस वैल्यू को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मैं अंदर 3 या 3.2 दूँ, या इंटीजर हो या फ्लोट हो, लेकिन वो वैल्यू आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये कन्वर्ट हो रही है मेरे पास मेमोरी में स्ट्रिंग के अंदर। एंड दैट वाज इट। अब हम लोग आते हैं जो हमारा लेक्चर का मेन टॉपिक है, और हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनपुट फंक्शन के ज़रिए हम कंप्यूटर्स के साथ डायलॉग चला सकते हैं। अब मैं आपको इनपुट फंक्शन यूज़ करना सिखा रहा हूँ और आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, और जहाँ पे आपको समझना है आप लेक्चर को पॉज लें और मेरी स्टेटमेंट को दोबारा सुनें और दोबारा से इसको साथ रन टाइम के ऊपर प्रैक्टिस करें। इनपुट फंक्शन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये प्रिंट फंक्शन की तरह होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनपुट फंक्शन पर लिखता हूँ एंटर, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। प्रिंट फंक्शन भी आप अगर याद करें तो यही करता था कि प्रिंट फंक्शन में जो मैसेज लिखा जाता है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। इनपुट फंक्शन के अंदर भी जो आप स्ट्रिंग लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होता है। बस इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन में इतना फ़र्क है कि प्रिंट फंक्शन यूज़र से वैल्यू नहीं मांगता है, जबकि इनपुट फंक्शन मैसेज तो डिस्प्ले करेगा प्रिंट फंक्शन की तरह, लेकिन यूज़र से वैल्यू भी डिमांड करता है। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे प्रोग्राम ने रोका हुआ है, और हम इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ पे आपके लिए वो लेटर लिख देता हूँ, डेट इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि यूज़र से वैल्यू मांगी जा रही है। तो इस जगह पे जहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करूँ यहाँ पे मेरे से रिस्पांस मांगा जा रहा है। तो अब याद रखें कि फंक्शन जहाँ पे भी इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल होता है तो प्रोग्राम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, और वो तब तक आगे नहीं चलता जब तक यूज़र अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड ना करवाए। तो मैं यहाँ पे उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास मेरा रिस्पांस रिकॉर्ड हो गया, और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं है जिसकी वजह से कोड जो था वो उसी लाइन पे ख़त्म हो गया। एक तो इनपुट फंक्शन के बारे में आपने ये बात समझ ली। इनपुट फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए भी। आप याद करें कि पहले हम लोग एक्स की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में दे रहे थे, ठीक है जी। आप देखेंगे कि मेमोरी में मेरे पास इंटीजर एक्स क्रिएट हुआ है, जो कि एक्स एक वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसकी वैल्यू 3 है। ये बात हम पहले क्लास में कर चुके। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब वैल्यू जो है वो यूज़र से मांगी जाए। अब अगर हमने यूज़र से वैल्यू मांगनी है तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे जी किसका जी, इनपुट फंक्शन का। तो हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू इनपुट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। फाइन जी, ओके। अब होगा क्या कि जो हम वैल्यू यहाँ पे देंगे, बेसिकली इनपुट फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, देखिए दो बातें आपने जहन में रखनी है।
नंबर वन के इनपुट फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे, वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होगा। और आप याद रखें कि स्ट्रिंग हमेशा डबल कॉमा या इसको एपोस्ट्रोफी कहना ज़्यादा बेहतर है, उसके बीच में लिखा जाता है, जैसे कि हम प्रिंट फंक्शन में करते थे। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ और जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो हम रन टाइम पे देखेंगे। तो मैंने इस कोड को रन किया, तो स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले तो ये मैसेज डिस्प्ले हुआ जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। अब यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है ताकि वो कोई वैल्यू एंटर करे। अब होगा क्या कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, बेसिकली वो वेरिएबल एक्स में स्टोर हो जाएगी। तो सपोज करें कि मैंने यहाँ पे वैल्यू दी आपको 4। ये वैल्यू एंटर करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पे जो मैं वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू मैं 4 स्टोर करवा रहा हूँ, उसकी डेटा टाइप क्या होगी। ये चीज़ आपने बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करनी है। तो मैं क्या करता हूँ जी कि मैंने इसकी वैल्यू दी 4। अब ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो हमें यह नज़र आ रहा है कि अगर हम लोग वेरिएबल की वैल्यू 4 स्टोर करेंगे तो ये वैल्यू टाइप इंटीजर होनी चाहिए। बट हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जब मैंने इस कोड को रन किया तो आपको नज़र आ रहा है कि बेशक मैंने वैल्यू यहाँ पे 4 दिया, लेकिन जो उसकी टाइप यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो स्ट्रिंग है। उसकी टाइप जो आपको नज़र आ रही है वो स्ट्रिंग है, जबकि वैल्यू इसकी 4 है। हम ये एक्सपेरिमेंट फ्लोट वैल्यू के साथ भी करते हैं। मैं इस कोड को दोबारा से रन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं जाता तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि कोड को कंपाइल करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। ठीक है जी। तो मैं ये बेसिकली मैं स्पाइडर में बता रहा हूँ, थोनी पाइथन में भी यही होता है। मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ, ये मुझसे दोबारा वैल्यू मांग रहा है। इस टॉप जो है इस बार मैं वैल्यू दे रहा हूँ 3.2। आप देख रहे हैं कि मैंने वैल्यू 3.2 दी और मैं जब इसको एंटर करता हूँ तो फिर दोबारा से आपको ये नज़र आ रहा है कि मेमोरी में बेशक वैल्यू 3.2 है, बट स्टिल जो इसकी टाइप है वो मेरे पास स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है इनपुट फंक्शन के ज़रिए वो स्ट्रिंग होती है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, वैल्यू स्टोर्ड बाय इनपुट, आई एम सॉरी, by input function has data type string by default। ये लाइन आपने भूलनी नहीं है कि इनपुट फंक्शन के ज़रिए अगर आप कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं किसी वेरिएबल में तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो हमेशा स्ट्रिंग होती है। ठीक है जी। तो ये बात मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज करके आप दोबारा इस चीज़ को सुने। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने वैल्यू नंबर स्टोर करवाना है, अगर मैंने 3.2 स्टोर करवाना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। आई एम सॉरी। आप क्या करेंगे जी, आप करेंगे टाइप कास्टिंग। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ टाइप कास्टिंग क्या होगी। कि सबसे पहले मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू इंटीजर। इससे पता ये चलता है कि जी अब इस ब्रैकेट के अंदर इस जगह पे जो भी लिखा जाएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जी हमने टाइप कास्टिंग में पढ़ा है। तो अब मैं बेसिकली कम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ डेटा टाइप का और इनपुट फंक्शन का। मैं लिखता हूँ इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब इससे होगा क्या कि बेसिकली इसके ज़रिए जो आप वैल्यू देंगे वो तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में स्टोर होगी, लेकिन यही स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी है और ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सो होगा क्या कि इसके ये जो मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें जो आप वैल्यू देंगे वो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी और फिर उसके बाद इसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। आपने ब्रैकेट्स का हमेशा ख्याल करना है। ये जो दो ब्रैकेट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ये वाले जो दो ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं, इस टाइम ग्रीन कलर में हाईलाइट हुए हैं, ये इंटीजर के लिए हैं, और ये वाले जो दो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं ये इनपुट के लिए हैं। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने इस कोड को रन किया। फर्स्ट वैल्यू मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 4। तो क्योंकि मैं ये नंबर दे रहा हूँ तो अब होगा क्या कि वो पहले तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर करता है, लेकिन जब जिसको दोबारा कन्वर्ट करेगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा जी इंटीजर में। अब मैं यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि अब इस बार जो वैल्यू मेरे पास मेमोरी में स्टोर हुई है वो स्ट्रिंग नहीं हुई बल्कि वो इंटीजर हुई है। ठीक है जी। तो ये तरीका है इनपुट फंक्शन के ज़रिए इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने का। इसी तरीके से आपने वैल्यू फ्लोट भी स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ 3.2। तो आप देख रहे हैं कि अब जो वैल्यू मेरे पास मेमोरी में स्टोर हो रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो स्ट्रिंग होती थी, बट क्योंकि मैंने टाइप कास्टिंग करवा दी है तो इसकी वजह से जो इनपुट वैल्यू रिटर्न कर रहा था वो अब फ्लोट में स्टोर हो रही है। तो ये तरीका होता है जी वैल्यू को स्ट्रिंग को इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करने का, अगर आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके अलावा मैं एक और बात यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ कि सपोज करें कि जी मैंने इंटीजर का इस्तेमाल किया है और आपको ये बात समझने में मुश्किल नहीं आ रही होगी कि इनपुट फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो स्ट्रिंग है और इंटीजर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। बट व्हाट इफ़ कि अगर हम लोग इस वेरिएबल के अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर करवानी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए। व्हाट इफ़ कि अगर मैं इसके अंदर फ्लोट वैल्यू को स्टोर करवाने की कोशिश करूं, तो ज़रा आप यहाँ पे छोटा सा एक वीडियो को पॉज दें और आप मुझे ये एक्सपेरिमेंट करके आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि अगर हम लोग यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को स्टोर करवाएं तो क्या होगा। चलिए, अगर आपने इसको एक्सपेरिमेंट किया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एरर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको वैल्यू इंटीजर में ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप फ्लोट वैल्यू देंगे या स्ट्रिंग वैल्यू देंगे, दोनों केस में देखें, स्ट्रिंग वैल्यू तो आप किसी सूरत दे ही नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी नहीं दे सकते। तो आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में वैल्यू नहीं दे सकते, आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी वैल्यू एज अ होल नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 45, तब एरर कोई नहीं आएगा। अगर मेरे पास हो फ्लोट के साथ डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल फ्लोट, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी कि फ्लोट के अंदर अगर आप वैल्यू जो है इंटीजर दें, जैसे कि टाइप यहाँ पे फ्लोट है लेकिन वैल्यू मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो फिर आपके पास एरर प्रोड्यूस नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि उसने क्या किया है, उसने बेसिकली किया ये है कि पाइथन के अंदर जब मैंने वैल्यू दी यहाँ पे 4, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्लोट दी हुई है तो उसने उसको 4 की जगह 4.0 में खुद ही सेव कर दिया। तो मैं यहाँ पे अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ और मेरे कंक्लूजन बात का ये है कि अगर तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर, तो मुझे हर सूरत वैल्यू इंटीजर ही देनी पड़ेगी, ना मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ ना मैं फ्लोट दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लोट, तो मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे सकता हूँ, फ्लोट वैल्यू तो मैं दे ही सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस कोड को रन किया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.5, तो मेरे पास वैल्यू 4.5 में ही स्टोर होगी। ये जी तरीका था इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करने का। और इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये यूज़र को प्रॉम्प्ट करता है, यूज़र से वैल्यू डिमांड करता है, और जब इसको ये वैल्यू हम दे देते हैं तो ये उस वैल्यू को हमारे डिज़ायर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। अब हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम लोग बेसिकली दो वेरिएबल्स की वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला वेरिएबल है हमारे पास x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट। मैं इस कोड को कॉपी और मैं इसको नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी एंटर सेकेंड वैल्यू। फाइन। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब जब मैं कोड रन करूँगा तो मुझसे दो वैल्यूज़ डिमांड की जाएंगी, x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और दूसरे वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ y इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट। तो जब ये पहली स्टेटमेंट रन होगी तो मुझसे x की वैल्यू डिमांड की जाएगी, जब दूसरी स्टेटमेंट रन होगी तो मुझसे y की वैल्यू डिमांड की जाएगी। अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो मुझसे पहली वैल्यू मांगी जा रही है। मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ इंटीजर ही हो सकती है, ये फ्लोट नहीं हो सकती। मैंने पहली भी दे दी वैल्यू, मैंने फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ 8 और सेकंड वैल्यू मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पे 4। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास मेमोरी में दो वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं। मेरे पास पहले वेरिएबल की जो वैल्यू है, वेरिएबल x की वैल्यू, वो इंटीजर टाइप के साथ 8 है, और दूसरे वेरिएबल इसका नाम y है, वो भी इंटीजर टाइप के साथ वैल्यू 4 है। ये तो हमारे पास बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट थे कि इनपुट फंक्शन हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आप इन स्लाइड्स में जाएंगे तो मैंने यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई हुई है। आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हम लोग पाइथन के ज़रिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, और आज हम अपना लेक्चर इसी चीज़ को के ऊपर जो है हम लोग बेसिकली जो है वो डेडिकेट करेंगे। बेसिकली हम लोग ये सारे ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं, ये बेसिकली हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर डिवीजन या इंटीजर विदाउट फ्लोट। तो मैं एक एक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अब जो हम कोड लिखने लगे हैं वो बेसिकली आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सीखेंगे। तो अब हम इस कोड को कंटिन्यू करते हैं, और आपने इन वाली आने वाली लाइंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना भी है और अपने पास लिखना भी है। सो अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट। सबसे पहले हम स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हैं जो कि हमें कुछ ऐसे फॉर्म में नज़र आएगा, सम ऑफ x एंड y इज़ इक्वल टू। मैंने आपको ये बात बहुत दफ़ा पहले भी बताई हुई और मैं इसको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ कि जब भी आप प्रिंट फंक्शन में कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, आप याद रखें कि ये एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा।
अब इसमें स्पेस हो या इसमें स्पेस ना हो ये अब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो मैसेज आप लिखेंगे स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होगा, इसलिए यहाँ पे वैल्यू का कोई मकसद नहीं होता। आगे मैंने कॉमा से इसको सेपरेट किया और मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई। तो अब होगा क्या कि बेसिकली यूज़र ने जो x की वैल्यू और y की वैल्यू इनपुट के तौर पे दी थी, इस लाइन के अंदर वो वैल्यू इस स्टेटमेंट की वजह से ऐड हो जाएगी। हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ और प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी मैं कोड चला रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करें और अपने पास पहले कोड को खुद लिखें और उसको रन करें। सो पहले मुझसे x की वैल्यू मांगी जा रही है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4। मुझसे y की वैल्यू जो है मांगी जा रही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6। और आप मुझे क्या बता सकते हैं कि इस मैसेज के ज़रिए या इस प्रिंट फंक्शन के ज़रिए स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? पहले स्क्रीन पे प्रिंट होगा सम ऑफ x एंड y इज़ इक्वल टू और उसके बाद इनका सम। तो 6 + 4 इज़ 10 एंड दैट्स इट। आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस स्टेटमेंट के ज़रिए स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो गया? मेरे पास दोनों वैल्यूज़ ऐड हो गई। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन क्या चीज़ होती है जी? कॉनकैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना। देखें, ज़्यादातर तो हम लोग जो एडिशन का ऑपरेशन है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो नंबर्स के बीच में, जैसे कि 3 + 2 या 5 + 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम लोग दो स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देता हूँ ये प्रॉब्लम, ताकि आपको समझ आ रहे। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल हेलो, और आपको साफ पता चल रहा है कि ये एक वेरिएबल x है जिसकी डाटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू मैंने हेलो दी है। दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग है और इसके लिए जो मैं वैल्यू चूज़ कर रहा हूँ वो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड है। व्हाट इफ़ कि मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करूं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या दो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड हो सकते हैं? क्योंकि बेसिकली प्लस का ऑपरेशन तो सिर्फ नंबर्स के लिए होता है। हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप देखते हैं कि वो इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर देता है विदाउट स्पेस। इसको जी हम लोग बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। और प्लीज़ रिमेंबर कि कॉनकैटिनेशन इज़ ओनली फॉर स्ट्रिंग्स। हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम एक जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जहाँ पे एक मैं नंबर ले लूँ, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 3, और एक मैं स्ट्रिंग ले लूँ। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक नंबर को और स्ट्रिंग को आपस में कॉनकैटिनेट कर दूँ। कॉनकैटिनेशन हमेशा स्ट्रिंग के ऊपर होती है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि सपोज करें मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग 3 और यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग 4। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वैसे तो हमने यहाँ पे नंबर लिखा है लेकिन टाइप कास्टिंग की वजह से ये 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिंग में, क्योंकि पहले यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है। जब तक मैं यहाँ इंटीजर नहीं लिखूंगा तो 3 इंटीजर के तौर पे डील नहीं होगा। तो बेसिकली 3 और 4 यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं, ना कि ये नंबर्स हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब 3 और 4 एज अ स्ट्रिंग ऐड होंगे तो जवाब क्या होगा? अब आपका जवाब होगा 3 4। तो सिंपली हुआ क्या है कि 3 और 4 की वैल्यूज़ को सिंपली प्रोग्राम ने साथ लिख दिया है, क्योंकि 3 और 4 अब नंबर नहीं बल्कि स्ट्रिंग के तौर पे डील हो रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जी कॉनकैटिनेशन। होपफुली आपको कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम क्विकली बाकी ऑपरेशंस करते हैं। मैं पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगा, फिर डिवीजन, फिर रिमाइंडर और फिर इंटीजर डिवीजन। अब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। सपोज करें कि मैं इन्हीं दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो इस बार मैं लिखूँगा डिफरेंस ऑफ, याद रखिएगा कि हम लोग सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस भी बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो अब क्या होगा, जो यूज़र ने x की वैल्यू दी होगी उसमें से y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैं अब इसको रन करता हूँ। सबसे पहले मुझसे फर्स्ट वैल्यू मांगी जा रही है, फॉर एग्जांपल मैंने दे दी यहाँ पे 6 और सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 4। तो 6 + 4 10 और 6 - 4 इज़ 2। तो ये मेरे पास इस स्टेटमेंट नंबर 3 का जो मेरे पास एग्जीक्यूशन है वो ये वाली है, और स्टेटमेंट नंबर 4 की जो एग्जीक्यूशन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सिमिलरली अब हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना भी सीख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y।
तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिक। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी हो उसके लिए आपको आपके कीबोर्ड्स के ऊपर स्टैटिक का एक जो है वो की होती है, जो कि नॉर्मली शिफ्ट के साथ आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जब भी आप कहीं पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैटिक लिखें तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दी 4, सेकंड वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने दे दी 5। तो आप देख रहे हैं कि 4 + 5 = 9, और जवाब आप देख रहे हैं कि जो सब्ट्रैक्शन का है वो नेगेटिव में आया। उसकी रीज़न ये है कि 4 में से क्योंकि 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 छोटी वैल्यू है और 5 बड़ी वैल्यू है, सो 4 - 5 का जवाब मेरे पास -1 है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि 4 × 5 = 20। तो हमने यहाँ पे एडिशन की, यहाँ सब्ट्रैक्शन की, इस लाइन में यहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की। अब हम लोग सीखते हैं कि वैल्यूज़ डिवाइड कैसे होती हैं जी। उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इस्तेमाल करते हैं इसके लिए बैक स्लैश। याद रखिएगा स्टूडेंट्स नॉर्मली फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश को मिक्स करते हैं, आपने इसको मिक्स नहीं करना है। ये वाला जो स्टेटमेंट है या ये वाला जो करेक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं, या ये वाली जो की है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और इसको हम लोग बोलते हैं बैक स्लैश। डिवीजन जो हमारे पास होती है वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ होती है। तो अब जब मैं ये करूँगा तो वो एक्स की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी जो है वाई के ऊपर। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करें कि आप डिवाइड कर रहे हैं 5 को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 के ऊपर। सो हम लोग 3 को डिवाइड करना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 के ऊपर। सो हम यहाँ पे x की वैल्यू ले रहे हैं 3 और y की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 2। सो 2 1s are 2, 3 - 2 = 1। अब क्योंकि 1 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स याद हो, यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा, और 2 5s are 10 एंड दैट्स इट। तो इसका मतलब है कि अगर 3 को 2 पे डिवाइड किया जाए तो जवाब हमारे पास 1.5 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा जवाब 1.5 आता है या नहीं आता। तो मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ और मैंने पहली वैल्यू दे दी 3x की, दूसरी वैल्यू दे दी मैंने 2। हमारे पास 3 + 2 5 है, 3 - 2 1 है, 3 × 2 6 है, एंड हियर वी गो 3 / 2 हमारे पास 1.5 है। एक चीज़ जो मैं यहाँ लिखना भूल गया वो ये थी कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था डिवीजन। सो डिवीजन ऑफ x by y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। पहली वैल्यू मैंने दे दी 3, दूसरी वैल्यू दे दी मैंने 2। तो अब यहाँ पे लिखा आ रहा है डिवीजन ऑफ x by y इज इक्वल टू 1.5। सो हम लोगों ने एडिशन सीखी, सब्ट्रैक्शन सीखी, मल्टीप्लिकेशन सीखी और डिवीजन सीखी। हमारे पास डिवीजन की एक स्पेशल फॉर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। सो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर डिवीजन। डिव का मतलब यहाँ पे डिवीजन है। अब ये इंटीजर डिवीजन क्या होती है जी? इंटीजर डिवीजन होती है जब हम लोग डबल जो है वो फॉरवर्ड स्लैश को इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रखें कि इसका मतलब होता है हमारे पास सिंपल डिवीजन, और जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। अब इन दोनों में फ़र्क आपको अभी नज़र आएगा जब हम इस कोड को रन करेंगे, और प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोड को साथ साथ ज़रूर रन करें। तो अब हम इस कोड को यहाँ पे दोबारा से रन करते हैं और हम देखते हैं कि डिवीजन और इंटीजर डिवीजन में क्या डिफरेंस है। मैंने इस कोड को रन किया, फर्स्ट वैल्यू दी मैंने 3 और सेकेंड वैल्यू मैंने दे दी 2। अच्छा, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारे पास 3 + 2 = 5, 3 - 2 = 1, 3 × 2 = 6। अब आप इन दोनों में ज़रा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा कि ये वाली डिवीजन जो है ये 3 / 2 1.5 है, लेकिन इस डिवीजन में आप देख रहे हैं कि जिसका जवाब 1 है। उसकी वजह यह है कि उसने 0.5 वाले पार्ट को रिमूव कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं जी इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन ऐसी डिवीजन होती है जिसमें हम लोग डेसिमल वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, डेसिमल वाला पार्ट जो है, जो डेसिमल वाला पार्ट है ये रिमूव हो गया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2। 1 + 2 3 है, 1 - 2 -1 है ऑब्वियसली, 1 × 2 2 है, और 1 / 2 हमारे पास 0.5 होता है। लेकिन ये नॉर्मल डिवीजन है, जबकि इंटीजर डिवीजन में 0.5 वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो गया और जवाब हमारे पास सिर्फ 0 है। ये फ़र्क होता है हमारे पास डिवीजन और इंटीजर डिवीजन में।
उसके बाद हम लोग लास्ट चीज़ जो देख रहे हैं वो हमारे पास होता है जी रिमाइंडर। रिमाइंडर फंक्शन क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्योंकि रिमाइंडर मैं यहाँ मेरे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है जी, रिमाइंडर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज का साइन। ठीक है जी, हम लोग किसका साइन यूज़ करते हैं, परसेंटेज। अब ये क्या चीज़ होती है ज़रा समझ लीजिएगा। रिमाइंडर बेसिकली हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 3 को डिवाइड करूँ 2 पे, हम सपोज करें कि हम लोग प्रोग्राम में x की वैल्यू 3 दें और y की वैल्यू हम लोग 2 दें, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है कि तो हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 पे, 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं यहाँ पे 3 को 2 पे डिवाइड करूँ तो क्या होगा, बेसिकली 2 1 ज़ार 2, 3 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 1। इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो अगर मैं ये चीज़ लिखूँ 3%2, तो इसका जवाब असल में मेरे पास आना चाहिए 1, जो कि बेसिकली क्या है, रिमाइंडर है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं कि आप सपोज करें कि आप डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 11 को डिवाइड कर रहे हैं आप, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं इसको मज़ीद क्लियर कर देता हूँ कि सपोज करें कि आप डिवाइड कर रहे हैं 17 को डिवाइड कर रहे हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3 के ऊपर, तो हमारे पास मैक्सिमम क्लोजेस्ट नंबर जो है वो 5 है। सो 3 5 ज़ार 15 और 17 माइनस 5, और 7 माइनस 5 क्योंकि 1 1 माइनस 1 इज़ 0, 7 माइनस 5 इज़ 2। तो हमारे पास जब 17 डिवाइड होगा 3 से, या मैं लिखूँगा 17%3, तो हमारे पास 17%3 का जो जवाब है वो 2 आना चाहिए। तो हम इसको परफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जी रिमाइंडर। और मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं यही 17 वाले एग्जांपल सॉल्व करता हूँ कि सपोज करें कि हमें पहली वैल्यू दी 17, सेकंड वैल्यू हमने दी 3, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है। बाकी कैलकुलेशंस हमारे पास एज इट इज़ परफॉर्म हो गई हैं। ये हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस थे जो कि हमारे आज के लेक्चर का मेन पार्ट था कि हम लोग वैल्यूज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखें, और ये कुछ बातें यहाँ इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर लिखी हुई हैं। बाय द वे, ये बातें मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी अपलोड की थी, बल्कि आई एम सॉरी लेक्चर नंबर 2 में, लेकिन मैं ये स्लाइड लेक्चर नंबर 3 का हिस्सा भी बना दूंगा ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है कि अच्छा, ये बात आप याद रखिएगा। मैं ये चीज़ अलग एक स्लाइड में आपको एक अलग प्रोग्राम में समझा देता हूँ कि आप सपोज करें कि आप एक, मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, कि आप एक इंटीजर वैल्यू में एक स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर, एक इंटीजर वैल्यू में एक फ्लोट वैल्यू को ऐड करें, आई एम सॉरी, तो इसका जवाब हमेशा फ्लोट होगा। ये बात मैं आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए भी समझा सकता हूँ कि सपोज करें एक वैल्यू आपने, बल्कि मैं पहले यहाँ पे टाइप चेंज कर देता हूँ। ये बात ज़रा ध्यान से समझिएगा कि पहले वेरिएबल की हमारे पास डाटा टाइप है वो इंटीजर है, दूसरे वेरिएबल की डाटा टाइप मैं यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ। इसका मतलब है कि पहली वैल्यू मैं इंटीजर ही दूंगा, दूसरी वैल्यू मैं फ्लोट भी दे सकता हूँ और इंटीजर भी दे सकता हूँ। सो पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने दी यहाँ पे 4, और दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5.6। तो एक वैल्यू मेरे पास इंटीजर है, दूसरी वैल्यू मेरे पास फ्लोट है। अब होगा क्या, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर दो वैल्यूज़ के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हो रहा हो, और उनमें से एक वैल्यू फ्लोट हो, तो जवाब हमेशा फ्लोट में आएगा। आप देख रहे हैं हमारे पास एडिशन का जवाब भी डेसिमल पॉइंट या फ्लोट में है, डिफरेंस भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट या फ्लोट में है, प्रोडक्ट भी डेसिमल पॉइंट या फ्लोट में है, सिंपल डिवीजन भी डेसिमल पॉइंट या फ्लोट में है, इंटीजर भी और रिमाइंडर भी। तो अगर आपके पास एक वैल्यू इंटीजर हो और दूसरी वैल्यू फ्लोट हो, तो हमारे पास हमेशा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, सबका जवाब हमारे पास हमेशा फ्लोट में होगा। ये बात मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और बाय द वे, इसको हम लोग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है जी, आप कभी भी स्ट्रिंग में फ्लोट को या स्ट्रिंग के अंदर आप इंटीजर को भी ऐड नहीं करवा सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और आज हमने ये सीखा, मैं अपनी समरी आपको बता देता हूँ। आज हमने दो चीज़ें सीखी हैं। एक चीज़ तो हमने ये सीखी कि हाउ टू यूज़ इनपुट फंक्शन
और मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और दूसरा हमने सीखा कि मैथमेटिक्स पाइथन के अंदर हम लोग कैसे जो है वो कर सकते हैं। और आज हमने एक छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाना भी सीखा, जो कि बेसिकली आपका एक प्रोग्राम भी था, उसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दी हुई है कि हम लोग क्या करना चाह रहे थे कि हम लोग एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे थे जिसमें यूज़र से दो वैल्यूज़ मांगी जाएंगी। ये स्टेटमेंट मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के दिखा देता हूँ कि हमारा टास्क ये था, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि हम लोगों ने एक कैलकुलेटर बनाना था जो कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेगा। और हमारी पहली स्टेटमेंट ये है हमारे हमारे प्रॉब्लम की कि यूज़र से दो वैल्यूज़ मांगी जाएंगी जो कि इंटीजर होंगी। ठीक है जी। और प्रॉम्प्ट का करने का मकसद है कि प्रोग्रामेबल प्रॉम्प्ट, इसका मतलब है जहाँ पे भी लफ्ज़ प्रॉम्प्ट आए इसका मतलब है कि किसका इस्तेमाल होगा, इनपुट फंक्शन का। और हमने कौन सी दो वैल्यूज़ इनपुट देनी है अब आप डिसाइड करेंगे, आप एक्स वाई लिखें या जो भी वेरिएबल चूज़ करें, और फिर उसके ऊपर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक हो गया जी। तो आज हमने ये वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़े से एडवांस प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेशंस, फॉर एग्जांपल एरिया का सर्कल या डायमीटर कैसे कैलकुलेट करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड सो ऑन सो फॉर। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 4। थैंक यू सो मच।